गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को अपना जो लेसन चल रहा है मुगल शासक, दरबार और वृत्तांत इतिवृत्त, इसमें हम पढ़ रहे थे शाही परिवार के बारे में। ठीक है, शाही परिवार क्या होता है। इसमें सबसे पहले हमने देखा था भाई शाही परिवार की संरचना, उसमें बदलाव। दूसरा है हरम की व्यवस्था, और फिर इसमें तीसरा पॉइंट है शाही परिवार की महिलाओं का राजनीति में हस्तक्षेप, और फिर है गुलबदन बेगम का हरम संबंधित वर्णन। तो इसमें जो शाही परिवार के बारे में हमने ये पढ़ लिया था भाई शाही परिवार की संरचना में बदलाव किस प्रकार से आई। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो है हरम की व्यवस्था। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे भी हरम होता क्या है। हरम एक ऐसी जगह होती थी मुगल शासकों के दरबार में कि राजा वहां आराम करता था, रात में वहीं पे सोता था। सबसे ज्यादा सुरक्षा और अपने आप को सुरक्षित जो महसूस करता था राजा, वो इन्हीं हरम में महसूस करता था। यहाँ पर रानियां, उनकी पत्नियां, उपपत्नियां यानी रानी पटरानियां, ठीक है, और बहुत सारी जो अन्य जो रानियां थी वो भी इन्हीं में रहती थी। अब यह है, इसमें देखते हैं शाही परिवार के हरम में महिलाओं की प्रमुखता थी। प्रमुखता का मतलब है भाई वहां अधिकता भी थी और इनका ज्यादा कहना इन्हीं का चलता था, इनका महिलाओं का। इसमें सभी महिलाएं बराबर की तथा एक जैसी हैसियत वाली नहीं थी। जितनी भी जो महिलाएं थी वो उन सभी की जो हैसियत है वो एक जैसी नहीं थी। हरम में प्रमुख महिलाओं को मोटे तौर पर 3 नामों से जाना जाता था। यानी हरम की जो महिलाएं थी उनको 3 प्रकार के नाम थे उनके। क्या क्या थे? बेगम, अगहा और अगाचा। तो बेगम कौन होती थी? शाही परिवार में सबसे ऊंचा स्थान बेगमों का होता था। नाम से पता चल रहा है भी बेगम, बेगम मतलब रानियां इनकी, राजाओं की। बेगम प्राय कुलीन परिवार से संबंधित होती थी। उनके साथ विवाह एक निश्चित परंपरा के अनुरूप होता था। वे मेहर, दहेज के रूप में काफी धन इत्यादि लाती थी। पहले ही दिन से इनका सम्मान होता था। शासक जिस बेगम को सर्वाधिक चाहता था उसे पादशाह बेगम यानी मुख्य पत्नी का खिताब दिया जाता था। उनकी स्थिति अन्य बेगमों की तुलना में अच्छी होती थी। मान लो जैसे कोई राजा है, ठीक है, अब तो सिस्टम अलग है। अब तो भाई अपने ऐसा कर नहीं सकते, कानून बन गए। पहले क्या था कि जो मुगल दरबार था उसमें एक एक राजाओं के सैकड़ों पत्नियां होती थी, कई कई पत्नियां होती थी, और राजा जो है जो पत्नी जिनको अच्छी लगती थी उनके पास वो अपना समय व्यतीत करते थे, उनके पास ही वो ज्यादातर रहते थे। तो इसमें कुछ बेगम का मतलब यही था कि भाई जैसे कोई राजा है, दूसरा राज्य है, राजा के बराबर हैसियत का दूसरा राज्य है, ठीक है, वो उस राज्य से एक परंपरा के तहत उनसे शादी की हो, या राजा कभी कहीं शिकार के ऊपर गया है या कभी कहीं घूमने गया है और कोई कुलीन परिवार की, उच्च परिवार की कोई लड़की उन्हें पसंद आ गई और उनसे शादी कर रहा है, तो पूरे विधि विधान, पूरे एक परंपरा के अनुरूप उनका शादी होती थी। और उनको जो रानी होती थी वो अपने दहेज के रूप में यानी अपने साथ काफी कुछ पैसा, रुपया, गहने, इस तरह की चीजें लेके आती थी। उनके कई तो जैसे राजा होते थे वो पहले देखा था हमने भी, वो राज्य भी कुछ दे देते थे, कुछ हिस्सा जमीन का, हाथी, घोड़े, जवाहरात, बहुत सारी चीजें देते थे। तो जो राजा को जो सबसे प्यारी जो बेगम लगती थी उसको एक खिताब दिया गया था और उसका नाम था पादशाह बेगम, यानी वो उसकी मुख्य पत्नी होती थी। तो जैसे मान लो राजा ने अभी शादी की है और ये उनकी मुख्य बेगम है, और आने वाले 10 साल बाद अगर दूसरी कोई शादी की है और वो ज्यादा उनको अच्छी लगने लगी, तो जो ये खिताब है जो पादशाह बेगम का, वो उस दूसरी मुख्य पत्नी का उनके पास चला जाता था और ये क्या बन के रह जाती थी फिर? बेगम। तो इस तरह से जो राजाएं हैं इनमें शाही परिवार में जो हरम है, हरम में बेगम का स्थान उच्च था। अब दूसरा है अगहा। हरम में इनका स्थान दूसरे नंबर पर था। ये सामान्य कुलीन परिवारों से थी, ये भी शादी की परंपरा के बाद ही हरम में आती थी, यानी इनका स्थान दूसरे नंबर पे था। ठीक है, जो कुलीन परिवार सामान्य थे, ज्यादा धनाढ़ नहीं थे, लेकिन वो हो सकता है कोई लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है और राजा उसकी सुंदरता से ही प्रभावित है, ठीक है, तो उनको वो शादी कर लेते थे और अपने हरम में लेके आते थे, उनको भी वो पत्नियां बनाते थे और फिर वो इनका स्थान दूसरे नंबर पे आता था। जो मुख्य पत्नियां होती थी, जो उनकी बेगम जो होती थी, उनके बाद अगहा का नंबर आता था। तीसरा है अगाचा। हरम में इनका दर्जा तीसरा था। इन्हें उपपत्नियों का दर्जा प्राप्त था। इन्हें इनके खर्चे के अनुरूप मासिक भत्ता व दर्जे के अनुरूप उपहार इत्यादि मिलते थे। ठीक है, इनका जो जितनी इनकी भाई हैसियत थी उसके हिसाब से इनको खर्च वगैरह, पैसे वगैरह सब व्यवस्था कर दी जाती थी राजाओं के द्वारा। ठीक है, और ये तीसरे नंबर के ऊपर इनका दर्जा था।
सामान्य रूप से इनकी स्थिति यही रहती थी, लेकिन पति की इच्छा के अनुरूप इसमें बदलाव भी आ जाता था। विशेषकर यदि शासक व शहजादे के पास 4 पत्नियां नहीं है तो बदलाव की संभावना रहती थी। अगर किसी शहजादे या किसी शासक के पास उसके 4 पत्नियां नहीं है, यानी 4 पत्नियां तो लगभग सबके ही होती थी। अब अपन देखते हैं, अगर थोड़ा पीछे जाएं, मुगल दरबार से अगर अपन पीछे जाएं, राजा दशरथ थे तो उनके भी 3 पत्नियां थी। ठीक है, तो पहले जो पुराने समय से जो प्राचीन जो परंपराएं हैं उनमें 1 से अधिक विवाह करने की, यानी बहु विवाह जिसे अपन बोलते हैं, वो करने का परंपराएं थी। और धीरे धीरे समय के अनुसार पहले जैसे पर्दा प्रथा थी, है ना, सती प्रथा थी, तो प्रथाएं थी जिनमें बाद में जब समाज भाई थोड़ा सा आधुनिक हुआ, जब उनको पता चला कि अभी ये सब परंपराएं हैं, ये कुरीतियां बन गई हैं, जो रीति रिवाज हैं ये कुरीति है, यानी बेकार रीतियां, इनको हटाया जाए, तो समय के अनुरूप उनको हटा दिया गया या फिर उनको बदल दिया गया। अब हरम की स्थिति बदलने की इच्छा के चलते विभिन्न प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र चलते रहते थे। शासक को बहुत बार इसमें हस्तक्षेप करना पड़ जाता था। हरम में पत्नी व उपपत्नी के अतिरिक्त अनेक महिलाएं, पुरुष व ख्वाजासर, यूनक या हिजड़े भी होते थे। यानी उसमें इनके जो मंत्री वगैरह तो होते थे, इनकी पत्नियां होती थी, उपपत्नियां होती थी हरम में, लेकिन शासक के अलावा उसमें ऐसे भी लोग उसमें थे जो भाई ना तो पुरुष है और ना स्त्री, यानी वो हिजड़े जिन्हें अपन कहते हैं, वो भी रहते थे। और सबसे ज्यादा जो रोल होता था वो इन्हीं का होता था कि राजा को किसकी शिकायत करनी है, किसके बारे में इनको बताना है। और जो वहां जो हरम है इसमें पूरी तरह से ऐसा नहीं था कि भाई शांति ही चलती थी, इसमें आपस में षड्यंत्र चलते थे। एक रानी दूसरी रानियों से जलना स्वाभाविक है। हर कोई राजा के पास रहना चाहता था, हर कोई राजा के पास ही ज्यादा समय व्यतीत करना चाहता था। तो वो एक दूसरी रानियां जो है वो जब कभी टाइम मिलता था राजा को उनके पास जाने का, तो वो शिकायतें करती थी, जैसे अपन बोल सकते हैं भाई चुगली करना, है ना। तो वो षड्यंत्र चलते रहते थे राजाओं के, और कई बार तो उनकी लड़ाई झगड़े आपस में हो जाते थे। तो जो राजा है उनको बीच बचाव करना पड़ता था, उन रानियों में आपस में समझौता करवाना पड़ता था या उनको खुश करना पड़ता था। अब जैसे अगला है शाही परिवार की महिलाओं का राजनीति में हस्तक्षेप। ये तीसरा पॉइंट आता है कि जो शाही परिवार है उसकी जो महिलाएं हैं उनका पॉलिटिक्स में क्या स्थान था, राजनीति में क्या स्थान था, क्या स्थान था भी या नहीं था, तो वो इसमें हम पढ़ेंगे। कई बार शाही परिवार की महिलाएं भी राजनीति में सक्रिय रहती थी। उदाहरण के लिए नूरजहां के राजनीति में आने के बाद हरम की स्थिति व पहचान दोनों बदल गई। यानी जो नूरजहां है ये यहाँ पे आ गई थी किसमें, पॉलिटिक्स में, राजनीति के अंदर, यानी राजकाज के जो भी कार्य थे उनमें ज्यादा रुचि लेने लग गई थी नूरजहां। 1611 ईस्वी से 1626 ईस्वी तक जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां ने प्रत्येक गतिविधि में हिस्सा लिया। वह झरोखे पर बैठती थी, वह सिक्कों पर उसका नाम आता था नूरजहां गुट। सही अर्थ में जहांगीर के शासन में सारे फैसला करता था। जहांगीर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैंने बादशाहत नूरजहां को दे दी है, मुझे कुछ पहले शराब और आधा शेर मांस के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। शाहजहां के शासनकाल में उनकी पुत्री जहां आरा व रोशन आरा लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक फैसलों में शामिल होती थी। वे उच्च पदों पर आसीन मनसबदारों की भांति वार्षिक वेतन लेती थी। जहां आरा शाहजहां की बड़ी बेटी थी, तो सूरत की बंदरगाह यानी भारत के विदेशी व्यापार के उस समय की सबसे बड़ी बंदरगाह से निरंतर राजस्व की वसूली करती थी। अब देखो इसमें इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि भी जो शाही परिवार की जो महिलाएं हैं उनका राजनीति के अंदर काफी हस्तक्षेप था, काफी उनका भाग लेना बनता था। सबसे पहले तो जो जहांगीर की पत्नी है नूरजहां, 1611 से 1626 ईस्वी तक जो जहांगीर है उसने क्या था, राजपाट छोड़ दिया था एक तरह से। वो पूरे दिन भर बस शराब के नशे में रहता था, उसको कोई होश हवास नहीं रहता था, बस उसको मदिरा और मांस चाहता था वो। तो उसने क्या किया कि कई बार ये कह देता था कि भाई मैंने जो अपना राजपाट है वो सारा नूरजहां को सौंप दिया, यानी नूरजहां से सबसे ज्यादा प्रेम करता था, नूरजहां की सबसे ज्यादा मानता था। हरम के अंदर सबसे ताकतवर महिला, उनकी जो सबसे बड़ी जो पादशाह बेगम का जो खिताब था वो किसको मिला हुआ था, नूरजहां को मिला हुआ था। और नूरजहां ने अपने खुद के कुछ सिक्के भी चलाए थे, जैसे कुछ सिक्के होते हैं, ठीक है, जैसे सोने के चांदी के सिक्के हैं, तो उनके अंदर एक मोहर होती है, उस मोहर को छपाया जाता था जिसमें नूरजहां का नाम आता था। अब यहाँ पे एक लेटर दिखाया हुआ है, नूरजहां द्वारा जारी किया गया फरमान, भाई क्या आदेश दिया गया था। इसी प्रकार ये नूरजहां के बाद अगर अपन देखते हैं शाहजहां के काल में, तो उसकी 2 बेटियां थी, एक जहां आरा थी, दूसरी रोशन आरा थी, ठीक है। जो जहां आरा है ये सबसे बड़ी बेटी थी, जो अपना सूरत के पास जो बंदरगाह है, उस बंदरगाह के ऊपर जो विदेशी व्यापार से जितनी भी जो व्यापार से संबंधित जो चीजें आती थी उनसे टैक्स वसूल करना होता था, वो सारा जो टैक्स है
कंप्लीट। वो सारा टैक्स कौन वसूल करती थी? इनकी बड़ी बेटी जहांआरा। और ये दोनों क्या थी? अपने पिता से बेमन और जो मनसबदार थे उनकी तरह ही वार्षिक वेतन भी लेती थी। अब आर्थिक तौर पर संपन्न होने पर हरम की प्रमुख महिलाओं ने इमारतों में बागों का निर्माण कार्य किया। नूरजहां ने आगरा में एतमादुद्दौला यानी अपने पिता के मकबरे का निर्माण कराया। ठीक है, ये जो और नूरजहां ने आगरा में, ठीक है, शालीमार वह निशात बागों को बनवाने में भी उसकी मुख्य भूमिका थी। इसी प्रकार दिल्ली में शाहजहांबाद की कई कलात्मक योजनाओं में जहांआरा की भूमिका थी। जहांआरा शाहजहां की पुत्री थी। उसने शाहजहांबाद में आंगन, बाग व एक 2 मंजिला कारवांसराय का निर्माण करवाया। दिल्ली के चांदनी चौक की रूपरेखा भी उसके द्वारा तैयार की गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि मुगल काल में हरम की महिलाएं हरम के बाहर भी अपनी गतिविधियों का संचालन करती थी। यानी जो राजा है, ठीक है, वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है किसी राज्य का। जब उसका दिल जीत लेती थी ये महिलाएं, तो फिर क्या था कि वो टेंशन फ्री हो जाता था, या फिर टेंशन फ्री नहीं भी होता था तो उनकी रुचि अगर राजनीति में है, राजकार्यों में है, तो वो उनसे सलाह मशवरे भी करता था। कई बार वो अच्छी सलाहें भी देती थी उनको, और कई बार तो सारा कुछ कार्य जो है वो अपने हाथ में भी रख लेती थी। और इसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि भाई ये नूरजहां ने तो अपने पिता का मकबरा बनाया था, ठीक है, और इसके बाद वो जहांआरा है उसने भी काफी निर्माण करवाए थे भवनों के। जैसे उन्होंने आंगन, बाग व एक 2 मंजिला कारवांसराय बनवाया था यहाँ पे। तो जो मुगल काल में जो हरम की जो महिलाएं हैं, अब इनमें राजनीति में इनका काफी बड़ा हस्तक्षेप था। इससे ये सिद्ध होता है। अब अगला जो है गुलबदन बेगम का हरम संबंधित वर्णन, ये हम कल पढ़ेंगे। काफी बड़ा लेसन जा रहा है अपना आज, तो आज के लिए इतना ही। ये हमने आज ये पढ़ा है भी हरम की व्यवस्था। इसमें जो बेगम्स थी उनके 3 प्रकार के दर्जे थे।